न्याय की मूर्ति जिसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी होती है, जिसका मतलब है कि ये किसी भी तरह का भेदभाव किन्हीं भी तरह के लोगों में नहीं करेगी। आमतौर पे इस पट्टी को तंजिया तौर पे अंधा कानून और तमाम चीजें भी कही जाती हैं। जितनी मुखालिफत या जितना मजाक वकीलों का या कोर्ट का बनाया जाता है, वो सब कुछ हमारे सामने ही है। मजाक की बात करें तो मजाक का सिलसिला यूं तक है कि एक मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने वकीलों के सिलसिले में ये शेर कह दिया कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। तो ये सिलसिला यूं ही चलता है। हमें कोर्ट कचहरी से बहुत डर लगता है, आम नागरिक जो है बहुत परेशान रहता है, मगर उसके बावजूद कोर्ट और वकील हमें एक उम्मीद देते हैं। उसके बावजूद हम कहीं झगड़ रहे होते हैं, कहीं लड़ाई हो रही होती है और बात हद से आगे बढ़ जाती है, तो इंसान एक जुमला बड़े ही फख्र और बड़े ही उम्मीद के साथ बोलता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। इसका मतलब ये है कि आज भी हमारा सिस्टम में एक भरोसा जरूर है। आज हम अनस सिद्दीकी के साथ बैठे हुए हैं, जो हाईकोर्ट के एक बहुत ही आला दर्जे के वकील हैं। उनसे हम कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे। अनस भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ। आपने कहा कि अकबर इलाहाबादी, हो सकता है उस जमाने में किसी वकील से झड़प हो गई होगी, उन्होंने गुस्से में ये कह दिया होगा। लेकिन फिलहाल आज के दौर में तो समझ लीजिए कि संविधान को अगर कोई बचाए हुए है वो वकील ही है। शोबे के जितने भी आप देख लीजिए सब धराशायी हो गए। वाहिद एक वकील ऐसी कौम है जो आज भी सिस्टम से लड़ रहा है, आज भी संविधान के लिए खड़ा है, न्याय के लिए खड़ा है। अगर न्याय के लिए ना खड़ा होता तो 12-12 साल 15-15 साल मुसलमान जो जेल में बंद था और बाइज्जत बरी होकर निकला। 15 साल की जिंदगी खराब हो गई, लेकिन हाँ सिस्टम में देरी लगी, लेकिन उसको न्याय दिलाया ही वकील ने। वो बात अलग है कि उस जमाने में कुछ रहा होगा। तो अनस भाई, आप एक वकील हैं तो जाहिर सी बात है आपसे बाकी मुद्दों पे भी बात होगी, लेकिन कुछ मुद्दों के कानूनी दांवपेच भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस वक्त हिंदुस्तान में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है सोनम वांगचुक का। उन पे तमाम तरह की धाराएं लगाई गई, एनएसए की धाराएं लगाई गई, और अभी आज या कल मेरे ख्याल से कोर्ट ने भी एक वर्डिक्ट दिया है। वर्डिक्ट तो नहीं दिया, खैर सरकार को जो है कुछ मशवरे दिए हैं। उस पूरे मामले को जो है थोड़ा सा आप विस्तार में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, तो वो समझ पाएंगे कि ये पूरा मामला क्या है और कानूनी दांवपेच क्या है इसके। देखिए, सोनम वांगचुक का जो मामला है वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने मोदी जी को मतलब देश के सामने प्रोजेक्ट किया था कि ही इज द मैन, जो हो सकता है कि आएंगे तो देश में कुछ अच्छा होगा। जबकि हम लोग जानते हैं सोनम वांगचुक अपने नाम के लिए, लोग बहुत कम ऐसे लोग होंगे हिंदुस्तान में जो उनको नहीं जानते होंगे। लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक को अब जान गए हैं सब। वजह क्या है कि उन पर देशद्रोह लगाया गया, और जो कि बहुत गलत है। उन्होंने हिंदुस्तान को ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दिए और उस जगह दिए जहां पर सरकार की रीच भी नहीं थी। लद्दाख में बिजली का, पानी का, हर चीज का दिक्कत है वहां पर लद्दाख में, जो कि समझ लीजिए कितना ठंडा इलाका है और बहुत बहुत रिमोट एरिया है। तो सोनम वांगचुक के एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट भी हैं जिन पर 3 इडियट बनी थी, अगर आप लोग को याद होगा तो। अच्छा, जो उन्होंने सवाल किया कि सरकार से कि भाई हमें अलग दर्जा प्राप्त राज्य बना दीजिए, यूनियन टेरिटरी, लाइक कश्मीर को उन्होंने बना दिया 370 हटा के, तो वैसा ही चाहते थे। तो चूंकि सरकार को ये पसंद नहीं, सरकार के साथ तो ये दिक्कत है कि उनके सामने आप उनकी फेवर की बात कीजिए तो आप सही हैं, आपका जितने भी गलत इल्जामात लगे होंगे वो भी साफ हो जाएंगे। एक तरह से वॉशिंग मशीन रखी है सरकार ने। लेकिन सोनम वांगचुक ने ऐसा कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया। किसी से सवाल करना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने सवाल किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई आप ऐसा दर्जा दिलाइए। आपने वादा किया था, बिल्कुल मोदी जी ने इसका वादा किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। तो उन्होंने अपनी वादा खिलाफी की और उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने रैली की, उन्होंने अनशन किया, और लास्ट में उनको उसकी सजा मिली। और रही बात देखिए न्याय की कि इसमें क्या दांवपेच हैं, क्या है,
तो जाहिर सी बात है जब किसी पर मुकदमा होता है तो चलता है, और वो बाद में आप साबित करते रहिए कि जो है आप देशद्रोही थे कि नहीं थे। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद मुसलमान छूटा, कोई अक्षरधाम मामले में छूटा, कोई अजमेर कांड में छूटा, कोई ऐसे ही छूटे, सब आरोपी छूटे। तो बाकायदा पूरा ट्रायल चलता है। ट्रायल के बाद आप साबित करते रहिए कि आप आतंकवादी थे कि नहीं थे। अब उन पर इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना मतलब सोशल वर्कर भी हैं वो, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और उन पर ये सब चीज़ लगा देना, तो ज़ाहिर-सी बात है ये देश के लिए बड़ा मतलब गरिमा तो नहीं देता है हिंदुस्तान सरकार को कि ऐसे अच्छे आदमी के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाएँ। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सोनम वांगचुक की हेल्थ लगातार डिग्रेड हो रही है, उनकी उम्र का तकाजा है और तमाम चीजें हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रायल के दौरान जो है जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, उनको बाहर जो है रिहा कर देना चाहिए। ये मशवरा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया। अगर ये मशवरा सरकार या सरकारी वकील नहीं मानते हैं तो आगे की क्या प्रोसीजर्स है, और क्या इसमें देशद्रोह के कानून में कोर्ट को ये अधिकार है कि वो अपने बल पे रिहा कर सकती है उस शख्स को? नहीं, देखिए, रिहा तो नहीं करेगी, वो पूरा ट्रायल रहता है, रिहा तो नहीं करेगी, ये आप अपने सबूत पेश करिए। नहीं, ट्रायल के दौरान क्या ऐसा मुमकिन है कि जेल के बाहर रह के वो जो है अपना केस लड़ते रहें? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब उनको पैरोल पे छोड़ा जाता है। जैसे आप देखिए, यहाँ तक कि रेपिस्टों को हिंदुस्तान सरकार ने और राज्य सरकार ने, राम रहीम को देख लीजिए, आसाराम बापू को देख लीजिए, रेप मतलब आप समझ लीजिए कि रेप भी है, मर्डर भी है, एवरीथिंग इज़ देयर उसमें। लेकिन वो पैरोल पे एक बार नहीं, कई बार, तमाम बार आए, 32 बार, 27 बार ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं, तो उनको तो बेल अपना पैरोल पे आ रहे हैं, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, फिर चले जा रहे हैं। तो वो प्रोसीजर तो है कि आप पैरोल पे बाहर आ सकते हैं। और रही बात देखिए हेल्थ इश्यूज़ की, तो बिल्कुल ये लिया जाता है, हेल्थ इश्यूज़ हैं या ऐसा तो उसमें थोड़ा-सा ग्राउंड बन जाता है कि हाँ, बाहर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या कुछ, ये सब रहता है। तो अभी तो खैर सरकार ने भी इसको लेकर के साफ-साफ ये ज़ाहिर कर दिया है कि वो सोनम वांगचुक को छोड़ने के मूड में तो नहीं है। एक दूसरा सवाल मेरा इधर ताज़ा मामले से रिलेटेड, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। यूजीसी का पूरा मामला क्या है? आप थोड़ा-सा अगर ब्रीफ में हमें बता सकें। देखिए, यूजीसी का मामला ये है कि उसमें हिंदुस्तान में अगर आपको पता होगा कि ओबीसी और एससी-एसटी का हम मतलब श्रवण, जैसे श्रवण जो वर्ग है, और इसमें बँटवारा है ही है, शुरू से ही है। वो आज से नहीं, ज़माने से है, जब से वर्ण व्यवस्था लागू हुई, उसके बाद से है। तो उसमें आरक्षण बढ़ाया गया, जो बढ़ाया गया, तो उसका विरोध जो है, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। बस छोटा-सा खेल है कि उनको आरक्षण मिल रहा है। देखिए, अब ज़ाहिर-सी बात है, ये तय होता है कि उनकी अ, माली हालत पे, उनकी उनका जो सोशल उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके मतलब इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली कैसे हैं, उस पर भी डिसाइड होता है। तो अब अगर उसमें से बढ़ा दिया गया, अच्छा, मैं तो इसको लेकिन एक तरह से पब्लिसिटी स्टंट मानता हूँ सरकार का, कि सरकार चाहती है कि ओबीसी वर्ग एक मेरी तरफ आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी, एससी, एसटी की है। तो वो उस तरीके से चाह रही है गवर्नमेंट कि एक वर्ग और जुड़ जाए ताकि वो सरकार में बने रहें। तो ये एक तरह का सरकार का एक अपना स्टंट है। अब उस स्टंट में क्या होता है, देखते हैं आगे, क्योंकि आंदोलन तो हो ही रहा है, स्वर्ण जाति के लोग कर ही रहे हैं, और अब देखते हैं सरकार पर कितना दबाव बन सकता है, उस पर क्या कितना बनाएँगे, या सरकार इसको कुछ बदलेगी या नहीं बदलेगी। इसमें अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इसके नियमों में सुप्रीम कोर्ट किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है? ये वो केवल मशवरे दे सकता है, या फिर वो वाक़ई नियम बदलने के लिए यूजीसी को मजबूर कर सकता है? देखिए, हम आपको बता दें कि देखिए, जो लॉ है वो 2 तरीके से भी बनता है। एक तो पार्लियामेंट में बहस होकर अपना राज्यसभा में, लोकसभा में बिल होता है, फिर
बिल होकर एक्ट बनता है। एक तो वो तरीका हुआ। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट भी इसको अ, मतलब इससे लगाया है, उस पर चर्चाएँ होंगी, फिर उस पर अपना वर्डिक्ट देगी। तो उसको भी एज़ जजमेंट माना जाएगा या एज़ अ रूल माना जाएगा, वो भी होता है। सुप्रीम कोर्ट भी करती है, ऐसा नहीं है, वो भी कर सकती है। अ, अभी जो है एक हाल ही में एक वो आया, एक पुलिस वाला था, अभी उसका वर्डिक्ट मेरे ख्याल से 2 फरवरी को जो है फाइनल वर्डिक्ट आया। एक पुलिस वाला था, उसने अपने न्यायिक हिरासत में एक आदमी को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। उसको हत्या के अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा। उस पर बैटरी चोरी का इल्जाम लगा हुआ था और इस मामूली से उसके लिए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका वर्डिक्ट लगभग 23 साल बाद अभी कल जा करके आया है। इतना स्लो प्रोसेस, न्याय मिलने में इतना वक्त लग जाना, तमाम उसके जो और आरोपी साथी थे उनमें से कुछ नहीं रहे, तमाम गवाह थे उनके जो अब नहीं रहे। तो इस न्यायिक प्रक्रिया में इतना वक्त लग जाने का क्या कारण है, और आप बतौर वकील आपके क्या सुझाव हैं कि इसको कैसे तेज किया जा सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब ट्रायल चलता है तो बहुत चीज़ें होती हैं उस ट्रायल में। हम अपनी तरफ से अपने गवाह पेश करेंगे, वो अपनी तरफ से गवाह पेश करेंगे। कभी गवाह आया, नहीं आया, बहुत सारी ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी वजह से लेट होता है अक्सर। और मान लीजिए कि उसमें अगर छोटी निचली अदालत ने अगर उसमें कुछ ऑर्डर दिया, तो वो चैलेंज हो गया हाई कोर्ट में। फिर एक वो लंबी प्रक्रिया, फिर हाई कोर्ट में आप जाइए, वहाँ पर बहस होती है। तो एक लंबी प्रक्रिया है और ज़ाहिर-सी बात है, ये ड्रॉबैक भी है हमारी जुडिशरी का कि वाक़ई में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। और देखिए, तेज़ी करने के लिए कई ऐसे फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए, लाइक अगर आपको पता हो कि पॉक्सो, उसके लिए अलग कोर्ट बनाई गई है। ऐसे कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे देश में ऐसे अपराध बढ़ रहे थे जिनके लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई। तो आगे हो सकता है कि ऐसे फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने और जल्दी-जल्दी उसका निपटारा हो। कई लाख केसेस पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बात पे कह भी चुकी है कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, उसको जल्दी-जल्दी निपटाइए। अच्छा, वजह भी है हमारे जैसे हम अपने यूपी की बात करेंगे, हमारे यहाँ हाई कोर्ट में रोज़ाना कई लाख जो है केसेस आते हैं और जजेस की संख्या कम है। और ज़ाहिर-सी बात है, वो एक 6 घंटे का वक़्फ़ा, उसमें अ, कई मुकदमे एक कोर्ट के पास जा रहे हैं, कितना सुन लेगा 6 घंटे में, 7 घंटे में? तो एक वो भी एक कारण है लेट होने का। और कुछ कारण और भी होते हैं, जैसे कि स्ट्राइक हो गई या कुछ आपदा आ गई, या जो आरोपी है वो अपनी तरफ से मान लीजिए सप्लीमेंट्री नहीं फाइल कर पाया या कोई गवाह नहीं दे पाया, या जिसके साथ वो जो विक्टिम है वो नहीं पेश कर पाया, उसमें टाइम लग गया, पेपर्स वर्क्स में टाइम लगता है। तो कई चीज़ें हैं, उसमें हम एक चीज़ को नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये हमारे ड्रॉबैक तो है कि इतना लेट हो रहा है और लेट होता भी है जजमेंट आने में। तो ये है कि इस पर विचार होना भी चाहिए कि जजेस की संख्या बढ़ाई जाए या और भी कोर्ट्स बढ़ाए जाएँ और नियुक्ति की जाए, ये सब चीज़ें हैं। चलिए अनस भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को या देश की जनता को देना चाहें, तो वो आप ज़रूर हमारे व्यूअर्स के लिए बोलें। हाँ, बिल्कुल, मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि भई देखिए, जो आज दौर चल रहा है, वो दौर फिर वही अंग्रेज़ों वाला दौर है कि आपके अधिकारों का हनन होगा। अब आप यही टैक्स, आपने सवाल नहीं किया टैक्स वाले पे। आप अगर देखेंगे कि जो अभी सीतारमण जी ने बिल पेश किया, सॉरी बजट पेश किया, उसमें मीडियम क्लास के लिए कुछ नहीं है। और मीडियम क्लास एक ऐसा क्लास है जो ना नीचे है, ना ऊपर है, वो पिसा जा रहा है बीच में। गैस महँगी होती है, तो भी दिक्कत है उसको। मान लीजिए पेट्रोल महँगा होता है, तो भी दिक्कत है। दाल-चावल महँगा होता है, राशन महँगा होता है, तो दिक्कत है। और उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना भी है। तो उसके लिए बजट में मीडियम क्लास के लोगों के लिए होना चाहिए था, जो कि ये सरकार नहीं सोच रही है।
फीस बढ़ती जा रही है स्कूलों की, सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा रही है। तो मेरा मेरा अपना मानना है कि आप ऐसी सरकार लाएं जो महंगाई को कम कर सकें। इन्होंने वादा किया था कि हम 30 रुपए में पेट्रोल कर देंगे, वो आज तक वादा पूरा नहीं हुआ। 15 लाख ला देंगे, वो कर नहीं पाए। औरतों की, बच्चियों की सिक्योरिटी देंगे, वो भी नहीं कर पाए। रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग रोज देख रहे हैं कोर्ट में छोटी बच्चियां। अब बताइए, दिल्ली में 15 दिन में 800 लोग गायब हो गए, प्रशासन को नहीं पता कहाँ गए। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में और तमाम कई स्टेट्स में बच्चियां, औरतें गायब हो रही हैं। कहाँ जा रही हैं सरकार को कुछ नहीं पता। रिपोर्ट्स आ रही है कि 1 लाख बच्चियां, 1 लाख महिलाएं गायब हो गई मध्य प्रदेश से, गुजरात से, और सरकार को भनक नहीं कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। तो सरकार, आप ऐसी सरकार चुनिए अपने स्टेट्स में भी, जो भी आपके व्यूवर्स जहाँ जहाँ पर भी है, उनको ये मेरा संदेश है कि आप लोग ऐसी सरकार चुनिए जो आपके हित के सोचे और जिससे आपको फायदा हो सके। उसमें सरकार को क्या मिलता है? सरकार टैक्स ले ही रही है, सड़क बना रही है, सड़क अगले दिन खुद ही जा रही है। तो सोच समझ के वोट करिए और कोशिश करिए कि जहाँ मिल बांट के रहिए, क्योंकि जो भी एक और माहौल बना हुआ है कि कहीं गाय के नाम पे मारे दे रहे हैं, कहीं जो है गरीब गरीब जो फेरी वाले हैं उनका बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये माहौल तो हमारे देश का नहीं था। हमारे देश का ये माहौल कभी रहा ही नहीं। जंग आज़ादी में साथ में लड़े, उससे पहले भी साथ में रहते थे, कभी ऐसा माहौल नहीं रहा। अब बहुत ज़्यादा माहौल हो गया, चाहे आप उत्तराखंड में दे लीजिए, ज़्यादातर भाजपा शासित राज्यों में ऐसा है। तो कोशिश करिए, मिल बांट के रहिए, हंसी खुशी रहिए, दोस्ती यारी निभाए रहिए, भाईचारा निभाए रहिए। अनस भाई, अभी हाल ही में एक मामला हुआ है, लखनऊ हाई कोर्ट ने डीजीपी को रिकॉर्ड सहित तलब किया है। पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा महिलाएं गायब हुई हैं, उनका अपहरण हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं और इस पर आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन सरकार का होना चाहिए और कोर्ट की तरफ से क्या सख्त रुख इख्तियार हो सकता है कोर्ट की तरफ से? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में ये गवर्नमेंट आने के बाद महिलाओं पर, बच्चियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़े, बलात्कार बढ़े। कई लड़कियां गायब हुई, कई महिलाएं गायब हुई, और हर स्टेट में यह हाल है। और हमारे यूपी का इसलिए तलब किया गया कि कई ऐसी महिलाएं गायब हुई, बच्चियां गायब हुई, जिनकी रिपोर्ट्स ही नहीं लिखी गई और ना लिखी जा रही है। गायब हो गई तो पुलिस को लिखना चाहिए, ये उनका पहला एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मुद्दा महिला से जुड़ा है, मुद्दा बच्चियों से जुड़ा है। वो तुरंत केस फाइल करके और उसकी जांच शुरू कर देनी चाहिए। अब ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की ये नाकामी है कि इतनी महिलाएं गायब हो रही हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रही हैं। अगर अभी इनके घर की एक कुत्ता गायब हो जाए या भैंसी गायब हो जाए या इनके कान की बाली इनकी घर की महिलाओं के गायब हो जाए, तो वो 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, वो टेबल पे आ जाएगा, सब पता रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अकाउंटेंसी लेने की बात है, नहीं है ये लोग। अब आप सवाल कर रहे हैं, मीडिया वाले जो कि जिनको गोदी मीडिया कहते हैं, वो सवाल करें तो सरकार से कि भाई ये महिलाएं गई कहां, और आपको अभी तक पता नहीं है ये महिलाएं गई कहां। देश में हैं या देश से बाहर हैं, या बेच दी गई बाहर देश में, या कंटेनरों में भर भर के कहीं उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कहां गई? अगर जा भी रहे होंगे तो किसी रूट से जा रहे होंगे ना। अगर गायब होंगे तो अगर स्टेट में है तो स्टेट में कहीं ना कहीं होंगे ना, उनका लोकेशन तो कुछ ना कुछ होगा। कहां जा रही है? और 2 लाख बहुत हो गया, 2 लाख बहुत हो गया। तो मैं ये कहता हूं, ये सरकार की, ये प्रशासन की नाकामी है। और हाई कोर्ट ने तलब किया, मैं तो कहता हूं कि वहीं सजा दे देनी चाहिए थी कि इनको इनकी गद्दी से, इनको इनकी रैंक से, इनको इनकी नौकरी से हटा देना चाहिए था। कि आप कर क्या रहे हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है?
सरकार की है, प्रशासन की है, ये जिम्मेदारी है उनकी, और ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, देना चाहिए पद। मैं इतना ही कहूंगा। लेकिन हाँ, हाईकोर्ट ने अगर तलब किया है, बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही हमारी जुडिशरी अगर बहुत अच्छे से काम करे तो हो सकता है कि एक अलग फिर से एक सोसाइटी में एक पैगाम पहुंचेगा। बस नहीं कहूंगा मैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे अनस भाई, जो बहुत ही अच्छे वकील हैं। जब ये बातचीत कर रहे थे, जब ये देश के हाल आपसे बयान कर रहे थे, और जब ये औरतों और लड़कियों के गायब होने वाले मुद्दे पे तमाम बातें कह रहे थे और सरकार की नाकामियां गिनवा रहे थे, उस वक्त मुझे एक शायर के 4 मिसरे बार बार याद आ रहे थे कि भले हम मद में रहते हैं पर अपनी हद में रहते हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब, वो जो संसद में रहते हैं। बस इसी नोट पे यहाँ पे बातचीत खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे थे द देश पोल।